हेलो एवरीवन, एक बार फिर से विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अम्ल, क्षार और लवण केमिस्ट्री के सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए समय को नहीं गंवाते हुए सीधे हम सवाल पर आते हैं। सवाल पर आने से पहले हम कुछ पॉइंट बिंदु को समझ लेते हैं कि अम्ल, क्षार, लवण के सवालों को कैसे हम सोल्व कर पाएंगे। तो आइए इसके शॉर्ट फॉर्म में बिंदु को समझते हैं कि क्या है। इसमें सबसे पहले अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानेंगे। इसमें अम्ल के बारे में जानेंगे, इसका पीएच मान 7 से कम होते हैं। जिसका पीएच मान अम्ल 7 से कम होती है, 7 से कम होती है, वो अम्ल कहलाती है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होती है वो क्षार कहलाती है, और जिसका पीएच मान 7 होती है वो लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और लवण स्वाद में नमकीन होते हैं। अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड OH आयन देते हैं। और अम्ल जो है जल में ये घुलकर दोनों प्रकार के आयन देते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में HF, HCl, HBr, HI ये सब अम्ल है। और उदाहरण के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सब क्षार है। और उदाहरण के लिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट ये सभी लवण हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि फिगर में यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों प्रकार के हाइड्रोजन और यहाँ प्लस और माइनस दोनों प्रकार के आयन दिए हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के आयन दिए हैं, लेकिन जल में घुलकर मुख्य रूप से हाइड्रोजन आयन दिए हैं, इसीलिए ये अम्ल कहलाएं। इसमें जल में घुल करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा आयन दिए, हाइड्रोक्साइड आयन दिए हैं। ठीक है, तो ये क्षार कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लवण में देख सकते हैं कि ये जल में घुल करके हाइड्रोजन, इसमें जल में घुल करके ये धन आयन और ऋण आयन दोनों दिए, इसीलिए ये क्या कहलाएं? ये कहलाएं लवण कहलाएं। क्या कहलाएं? लवण कहलाएं। आप इस बातों को समझ सकते होंगे। चलिए आइए अब ये दोनों के बारे में समझते हैं। इन दोनों के प्रकृति स्रोत क्या है, यानी कि स्रोत किस स्रोत से ये दोनों प्राप्त होते हैं, किन किन स्रोतों में ये क्या कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, ये भी सवाल पूछी जाती है। अक्सर एग्जाम में ऐसे सवाल देखा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल रहते हैं, तो सिरका में एसिटिक अम्ल रहते हैं। कौन सा अम्ल रहते हैं? एसिटिक अम्ल रहते हैं। संतरा में कौन सा अम्ल रहते हैं, तो संतरा में साइट्रिक अम्ल रहते हैं। कौन सा अम्ल रहते हैं? साइट्रिक अम्ल रहते हैं। दही में कौन सा अम्ल रहते हैं? दही खट्टा होती है जिसमें लैक्टिक अम्ल के कारण, इसमें कौन सा अम्ल रहते हैं? लैक्टिक अम्ल रहते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल रहते हैं? नींबू में साइट्रिक अम्ल रहते हैं। कौन सा अम्ल रहते हैं? साइट्रिक रहते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? इमली में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। जल्दी से इन सभी सवालों को याद कर लीजिएगा, ये सभी VVI होने वाली है। ये सभी आप सभी के कम्पिटिटिव एग्जाम हो या बिहार बोर्ड के एग्जाम हो, सभी के लिए ये VVI सवाल होने वाली है। आप सभी एकदम से रट लीजिएगा, इस सवाल को याद कर लीजिएगा। आइए आगे हम समझते हैं सूचक के बारे में। ये सूचक क्या होती है? सूचक कहते हैं उसको जिसके द्वारा हम अम्ल और क्षार का पता लगा पाते हैं। जैसे कि अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति के पता लगाना या प्राकृतिक सूचित करने वाले पदार्थों को सूचक कहते हैं। अर्थात जिसकी उपस्थिति से हम अम्ल तथा क्षार का पता लगा सकते हैं वही तो सूचक कहलाया। जैसे उदाहरण के लिए लिटमस पत्र, विलियन, मेथिल ऑरेंज ये सब सूचक है। ठीक है, हल्दी ये भी सूचक है, और लौंग ये भी सूचक है। पर लिटमस पत्र और मेथिल ऑरेंज ये सब सूचक है, ये सब कृत्रिम सूचक है। ठीक है, और प्राकृतिक सूचक के रूप में कौन आ जाएंगे? हल्दी आ जाएंगे, लौंग आ जाएंगे, ये सब प्राकृतिक सूचक है। जैसे कि आप देख सकते हैं अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो वही क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देती है? नीला कर देती है। अब इसके बारे में समझें तो क्षार जो होते हैं जल में विलेय क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में विलेय क्षारक, वैसे क्षारक जो जल में घुले हुए रहते हैं उसे क्षार कहते हैं। जैसे कि NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों रहते हैं। ये क्षारक लिटमस पत्र जो लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वही तो क्षार कहलाती है। बाकी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर में ये
ये क्या है, ये एसिड का है, एसिड है। जो कि नीले लिटमस पत्र है, ये कौन सा लिटमस पत्र है, ये नीले लिटमस पत्र है। इसको कैसा रंग कर दिया, अंदर लाल हो गया। अब ये इसमें देख सकते हैं लाल लिटमस पत्र है, इसको कैसा रंग किया गया, नीला किया गया। अर्थात ये कौन सा है, ये बेसिक सॉल्यूशन अर्थात क्षार है। क्या है, क्षार है। तो आइए आगे की ओर समझते हैं। अब सीधा सवाल पर आ जाते हैं। सवाल पर सीधा बताइए आप सभी लोग कि अम्ल स्वाद में होता है, अभी बताएं अम्ल स्वाद में कैसा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, कैसा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर विनेगर है, एंट है, एंट मतलब चींटी, चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, विनेगर में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, और एप्पल में मैलिक अम्ल पाए जाते हैं, लेमन में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में। फिर आगे क्या है, टोमेटो में ऑक्जैलिक अम्ल पाए जाते हैं, मिल्क में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, और ग्रेप्स अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ये सभी अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर पता चल गया होगा। अब बताइए नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, अभी तुरंत बताए हैं नींबू में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में एकदम से छाप दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। नींबू में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा है, जल्दी से बताइए। सिट्रिक अम्ल, कौन सा, सिट्रिक अम्ल। गुड, सही जवाब आप सभी का है। चलिए आगे बताइए, 3 नंबर का सवाल का जवाब बताइए। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में सेट्रिक, फॉर्मिक, एसिटिक, लैक्टिक, कौन सा पाए जाते हैं, एसिटिक अम्ल। कौन सा पाए जाते हैं, एसिटिक अम्ल। जैसे कि यही सिरका का रूप है, आप देख सकते हैं यही सिरका है फिगर के रूप में। इसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए आगे सवाल का जवाब दीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी से बताइए इस सवाल का जवाब। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा जिसको हम लोग खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड पकौड़ा बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ये केक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3, NaHCO3। सही जवाब बी। आइए सवाल नंबर 5 का जवाब दीजिए। ब्लू लिटमस को रेड करने वाला द्रव कौन सा है, बताइए। ब्लू लिटमस पत्र यानी कि लिटमस पत्र कौन सा है, तो जल्दी बताइए। लिटमस पत्र यही ना है, ये वाला जो लिटमस पत्र दिख रहे हैं यही तो लिटमस पत्र है ना, यही तो लिटमस पत्र है। इस लिटमस ब्लू रंग का है, लेकिन ब्लू को क्या कर देते हैं, ब्लू को रेड कर रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर, जरा देखिए रेड कर रहे हैं। ये कौन सा ब्लू को रेड कर सकती है, या अर्थात नीला को लाल कौन कर सकती है, ये तो अम्ल की ही प्रकृति है, अम्ल ही कर सकती है नीला को लाल, और लाल को नीला कौन कर सकती है। जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। लाल को नीला कौन कर सकती है, लाल लिटमस पत्र को ये क्षार कर सकती है। कौन कर सकती है, क्षार। चलिए सवाल नंबर 6 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। रेड लिटमस पत्र को ब्लू करने वाला द्रव कौन सा है, आ गया वही सवाल, आ गया ना। रेड लिटमस पत्र को ब्लू करने वाला कौन है, क्षार। कौन हो जाएंगे, क्षार। चलिए आइए अगला सवाल 7 नंबर की ओर। 7 नंबर सवाल में कहा गया है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, आप ही बताइए। अम्ल और क्षार, एसिड और बेस दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण और जल, लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। एसिड बेस दोनों मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आइए सवाल नंबर 8 का जवाब दीजिए। इसमें बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होगी, H2SO4। क्या होगी इसका सूत्र, H2SO4। यही हाइड्रोक्लोरिक है, यही हाइड्रोक्लोरिक है, H2SO4। चलिए आइए सवाल नंबर 9 का जवाब दीजिए। 9 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, कौन सा हो जाएगा, H2SO4, H2SO4, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फ्यूरिक अम्ल का जवाब क्या हो जाएंगे, H2SO4, H2SO4 हो जाएंगे। चलिए आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल का यहाँ पर जवाब दीजिए कि अम्ल की पीएच मान, अम्ल की पीएच मान होती है, अम्ल की पीएच मान क्या होती है, अम्ल की पीएच मान यहाँ पर पता है आप सभी को 7 से कम, कितनी होती है, 7 से कम होती है। तो बिल्कुल सवाल का जवाब ए, 10 का सवाल का जवाब ए, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। आइए सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में आइए क्षार की पीएच मान होती है, तो क्षार की पीएच मान कितनी होती है, क्षार की पीएच मान 7 से अधिक, 7 से अधिक होती है, तो 7 से अधिक, सी नंबर। बताइए 11 नंबर सवाल का जवाब सी, बिल्कुल सही जवाब है। बताइए 12 नंबर सवाल के जवाब, 12 नंबर यानी कि 12 नंबर में तटस्थ पदार्थ की पीएच मान, तटस्थ पदार्थ की पीएच मान क्या होती है, तटस्थ पदार्थ उसको कहते हैं ना तो ये अम्ल रहती है और ना तो क्षार रहती है, तटस्थ पदार्थ कहलाता है, ना तो अम्ल ना तो क्षार। इसकी पीएच मान 7 होते हैं, कितनी होती है, 7, अर्थात लवण। तो क्या हो जाएगी इस सवाल का जवाब बी,
क्या हो जाएगी 12 का बी। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए 13 नंबर, सवाल नंबर 13। इसमें ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, बताइए। यही ब्लीचिंग पाउडर जिसका हम छिड़काव करते हैं गंदे जगह पर, याद है ना आप सभी को। ब्लीचिंग पाउडर लाते खरीद करके गंदे जगह पर छिड़काव करते हैं, या फिर ब्लीचिंग पाउडर पानी में भी डाला जाता है जिस कारण से पानी को शुद्ध कर देता है ना। तो बताइए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होगी इसमें बताइए। इसका सूत्र होगी CaOCl2, यही ब्लीचिंग पाउडर बोरा वाले हैं। देख रहे हैं ना आप सभी लोग, बिल्कुल सही। बताइए 14 नंबर, सवाल नंबर 14 में वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा समझ रहे हैं ना, जिससे कपड़ा धोया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या कितना होती है? Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। आप ध्यान में रखिएगा NaHCO3 किसका होती है? NaSCO3 होती है वॉशिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। वॉशिंग सोडा नहीं, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा किसका होती है? बेकिंग सोडा, NaHCO3 ये किसका होती है? बेकिंग सोडा का, खाने वाला सोडा। लेकिन वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होती है? Na2CO3 × 10H2O। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है बेकिंग सोडा। तीसरा नंबर में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चौथा नंबर में क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब। आइए सवाल नंबर 15 का जवाब दीजिए। 15 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। अम्ल में कौन सा आयन उपस्थित रहता है? तो अम्ल में कौन सा आयन उपस्थित रहता है? आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है ए, बी नंबर। जवाब नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आइए सही फिर सवाल नंबर 16 का जवाब दीजिए। जल्दी से दीजिए सवाल नंबर 16 का जवाब, कमेंट में इसको छापिए तुरंत। क्षार में कौन सा आयन उपस्थित होता है? तो क्षार में कौन सा आयन उपस्थित होता है? OH आयन। कौन सा आयन रहते हैं? OH आयन। तो क्या हो जाएंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। सवाल नंबर 16 का बी बिल्कुल सही जवाब। आइए दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? अभी तुरंत बताएं, दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? लैक्टिक अम्ल। आप देख सकते हैं दही कितना सुंदर दही है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब। आगे बताइए सवाल नंबर 18 चींटियों के डंक में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो चींटियों के डंक में अर्थात ये जो चींटी है, देखिए चींटी एक दूसरे का कसरत खेल रहे हैं, देख रहे हैं ना कितना कसरत खेल रहे हैं, एक दूसरे पर उठा करके कसरत खेल रहे हैं ये सभी लोग। लेकिन ये सब कभी कभी डंक भी मार देते हैं। आप मत खेलिएगा चींटियों के साथ कसरत, ठीक है? डंक कभी कभी मार देगी ये। तो इसमें कौन सा पाया जाता है अम्ल? जल्दी से बताइए, जल्दी। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ए, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए। 19 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि H2SO4 ये तो अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक जस्ता जो कि एक धातु है, तो जिंक सल्फेट बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। कौन सा गैस निकालती है? हाइड्रोजन गैस। तो ये अम्ल धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस तो बनाती ही है, ऑक्सीजन नहीं, CO2 नहीं बनाती है, जल नहीं बनाती है। ये धात्विक क्या बनाती है? धात्विक सल्फेट बनाई और क्या बनाई? और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। कौन सा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 20 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। जल्दी से जवाब दीजिए 20 नंबर सवाल का जवाब। लिटमस किसमें प्राप्त होता है? लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन। लाइकेन के पौधा से लिटमस प्राप्त होते हैं। यही है लाइकेन के पौधा। बहुत बार आप लाइकेन सुनते होंगे, लेकिन लाइकेन का पौधा यही है, पता चल गया होगा। लाइकेन से ही लिटमस प्राप्त होते हैं। और लाइकेन बनते कैसे हैं? लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। लाइकेन किससे मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं, जो सहजीवी संबंध के द्वारा लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर? शैवाल से मिलकर बने होते हैं, जो कि सहजीवी संबंध निभाते हैं। क्या निभाते हैं? ये दोनों हमेशा सहजीवी संबंध निभाते हैं। बिल्कुल सही जवाब, पता चल गया होगा। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 21 सवाल का जवाब दीजिए। इसमें बताइए कि पीएच का पूर्ण रूप क्या है? पीएच का पूर्ण रूप क्या है? पीएच किसको कहते हैं? पीएच का पूरा नाम क्या है? पूछा जाता है सवाल अक्सर ये कि पीएच का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यही पीएच का पूरा नाम। ध्यान में रखिएगा इस बातों को। चलिए आइए सवाल नंबर 22 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। इसमें बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, यही तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। जरा बताइए NaOH को क्या कहा जाता है? कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटास? कॉस्टिक पोटास कहा जाता है KOH को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है कॉस्टिक सोडा।
आपको समझ में आ गया होगा। अब वॉशिंग सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। अब बेकिंग सोडा कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। आगे बताइए सवाल नंबर 23 का जवाब दीजिएगा। इसमें बताइएगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं। देखिए आ गया ना फिर से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक जहरीली प्रकार के पदार्थ है ना, जहरीली प्रकार के पदार्थ है ना। इसको क्या कहा जाता है, इसको कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक सोडा नहीं कहा जाता, कॉस्टिक पोटास कहा जाता है। कॉस्टिक सोडा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। कॉस्टिक पोटास इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कॉस्टिक पोटास। बिल्कुल सही जवाब। बताइएगा सवाल नंबर 24 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। बताइए सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। सामान्य नमक का रासायनिक नाम अर्थात साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होगी। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl। ये सभी लोग जानते होंगे, एकदम से आसान सवाल ये है, यही सब सवाल 10th में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, आगे सवाल का जवाब दीजिए। अम्ल और धातु कार्बोनेट, अम्ल और धातु कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं। अम्ल और धातु का कार्बोनेट दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अम्ल और धातु का कार्बोनेट मिले हैं तो क्या बनाए, जरा देखिए तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बताइएगा इसमें से 26 नंबर सवाल, कितना नंबर सवाल, 26 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। इसमें दीजिए सभी 26 नंबर सवाल का जवाब कि नींबू का रस अम्लीय होता है, उसकी पीएच मान, नींबू का रस अम्लीय होता है तो अम्ल क्यों होता है, क्योंकि पीएच मान कितनी होती है, 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम और 7 से कम होती है, ठीक है। लेकिन क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, मोर देन 7, और लवण का पीएच मान 7, कितना होती है, 7। तो नींबू का रस का पीएच मान कितनी होती है, 7 से कम, क्योंकि ये अम्ल है इसीलिए 7 से कम। बिल्कुल सही जवाब। आगे सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नंबर 27 का जवाब दीजिए। अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अम्ल को निष्क्रिय क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, अच्छा बताइए। ये अम्ल की मात्रा रहेगी उसमें पीएच मान 7 से कम रहेगी, इसमें थोड़ा सा क्षार मिला देंगे तभी ना अम्ल को कम कर पाएंगे, अम्ल को कम कर पाएंगे। अर्थात अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए क्षार मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, क्षार। जैसे कि आप ही सब सोचिए कि आप सभी के पेट में अमाशय में एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी मतलब अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो आप लोग इनो पीते होंगे। इनो जानते हैं ना, ये एक क्षार है। क्या है, ये क्षार है जो कि कड़वा लगती है। अर्थात हम लोग क्षार पीते हैं ताकि एसिडिटी कम हो जाए, इसलिए कह सकते हैं अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए क्षार का प्रयोग होती है। बिल्कुल सही आप सभी लोगों को। आगे देखिए, अगला सवाल का जवाब दीजिए 28 का नंबर सवाल का जवाब दीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान लगभग होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान लगभग 1 होती है, कितनी होती है, 1। यदि इसका एग्जैक्ट पीएच मान पूछे तो क्या बताइएगा, 1.5, कितना बताइएगा, 1.5, 1.5 होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1.5 होती है। इसका फार्मूला क्या होती है, HCl। क्या होती है फार्मूला, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बिल्कुल, इसको ध्यान रखिएगा, ये सबसे कठोर एसिड है, सबसे कठोर एसिड है, क्योंकि पीएच मान इतना है, पीएच मान 1.5, लगभग में 1। चलिए आगे सवाल का जवाब दीजिए 29। बेकिंग पाउडर में होते हैं, बेकिंग पाउडर में क्या क्या होते हैं, बताइए बेकिंग पाउडर में क्या क्या होते हैं। यहाँ पर सवाल का जवाब दीजिएगा, बेकिंग पाउडर में क्या क्या होते हैं। बेकिंग पाउडर में होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल दोनों मिलकर बेकिंग पाउडर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि प्रबल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, उदासीन लवण। क्या बनाते हैं, उदासीन लवण। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, यानी कि सबसे कठोर अम्ल कठोर क्षार मिल करके उदासीन हो जाएंगे। क्या बनाते हैं, उदासीन हो जाएंगे, उदासीन होकर के ये लवण बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, लवण सब बनाते हैं। फिर उसके बाद फिर आते हैं प्रबल अम्ल अर्थात कठोर अम्ल और दुर्बल क्षार मिल करके। तो बताइए क्षार कमजोर रहेगा, अम्ल रहेगा मजबूत, तो किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगा, क्षार का ना वैल्यू रहेगा, इसीलिए अम्लीय लवण बनाएगा। कैसा बनाएगा, क्षार का वैल्यू रहेगा कि अम्ल का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, इसीलिए अम्लीय लवण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अम्लीय लवण। अब बताइए दुर्बल अम्ल, अबरी अम्ल, इसके बाद फिर क्या, अम्ल कमजोर है, अम्ल क्या है, कमजोर है, और क्षार क्या है, मजबूत है, स्ट्रोंग है, तो क्या बनाएंगे, क्षारीय लवण बनाएंगे। अबरी क्या बनाएंगे, क्षारीय लवण। इस बातों को ध्यान रखिएगा। ये सवाल पूछती है कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलकर के क्या बनाती है, उदासीन लवण, ठीक है। फिर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलकर के क्या बनाती है, अम्लीय लवण।
फिर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर के सबल क्षार या प्रबल क्षार मिलकर के क्या बनाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या क्षारीय लवण क्या बनाती है, क्षारीय लवण। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप सभी, ठीक है। आइए सवाल नंबर 30 में जवाब दीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं, सफेदी करने में नहीं, सफेदी करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं करते हैं। सफेदी करने में तो चूना का प्रयोग होता है ना, चूना का प्रयोग होता है। फिर आगे सफेदी करने में नहीं होंगे, जल शुद्धिकरण में, हाँ ब्लीचिंग पाउडर को जल शुद्धिकरण में करते हैं और कीटाणुनाशक में भी करते हैं। कीटाणु को भी नाश किया जा सकता है, कीटाणु को भी नाश किया जा सकता है ना। जैसे कि हम लोग कचरा वगैरह जहाँ रहता है वहाँ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कीटाणु का नाश हो जाता है। तो जल शुद्धिकरण कीटाणुनाशक में दोनों में प्रयोग होती है। इसीलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे, बी और सी, बिल्कुल। आगे अगला सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नंबर 31 में बताइएगा कि बाउसिंग सोडा का उपयोग होता है। बाउसिंग सोडा का उपयोग कहाँ होती है, तो बाउसिंग सोडा का उपयोग होता है, बाउसिंग सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में, बर्फ जमाने में, खाद बनाने में, जल शुद्धिकरण में। वॉशिंग सोडा अर्थात कपड़ा ही तो धोते हैं, इससे कपड़ा धोने में प्रयोग करते हैं। अगला सवाल का जवाब दीजिएगा, बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। बेकिंग सोडा अर्थात बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा जो किचन में प्रयोग होते हैं, अक्सर किचन में प्रयोग होते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, केक बनाने में, सब्जी बनाने में, लोहे चमकाने में, रंगाई करने में। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा केक बनाने में, केक को फुलाने में। केक में डालते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जिस कारण से केक फूल जाती है। और क्या बनाती है, ये फूल करके स्पंजी जैसा बनाते हैं, स्पंजी जैसा। समझ में आ गया, इतना पता चल गया होगा। तो 32 नंबर सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, ए, केक फुलाने में। आगे सवाल का जवाब दीजिएगा 33 में बताइएगा फिनोप्थेलिन क्षार में क्या होते हैं। फिनोप्थेलिन क्षार में क्या होते हैं, फिनोप्थेलिन क्षार में गुलाबी रंग दिखाते हैं। कैसा दिखाते हैं, गुलाबी रंग। जैसे देखिए एल्कली मतलब क्षार में कैसा, गुलाबी रंग। और एसिड में कैसा दिखाते हैं, सफ़ेद। एसिड में कोई नहीं रंग दिखाते हैं। फिनोप्थेलिन अम्ल में कोई रंग नहीं दिखाते हैं और क्षार में गुलाबी रंग दिखाते हैं। कैसा दिखाते हैं, गुलाबी रंग। बिल्कुल सही जवाब इसका है 33 का सी। बताइए 34 नंबर सवाल का जवाब बताइए। फिनोप्थेलिन अम्ल में क्या दिखाते हैं, उस समय क्षार में दिखा रहे थे, अम्ल में कैसा दिखाते हैं बताइए। इसमें रंग दिखाते हैं, कोई रंग नहीं, बेरंग रहते हैं। क्या रहते हैं, बेरंग, ना तो नीला, ना तो गुलाबी, ना तो पीला, बेरंग दिखाते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आइए 35 नंबर, सवाल नंबर 35 में बताइएगा कि पीएच स्केल का मान होता है। पीएच स्केल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, देख सकते हैं 0 से 14 तक, 0 से 14 तक। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा सवाल नंबर 36 में बताइएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या दर्शाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर ये भी अम्लता और क्षारीयता को दर्शाता है, अम्लता और क्षारीयता को दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसमें बताइएगा ये पीएच मानों को बताते हैं। तो अम्लता क्षारीयता क्या बताते हैं, पीएच मानों को बताते हैं कि पीएच मान क्या कितना होती है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर यही है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर को, यूनिवर्सल इंडिकेटर इससे निकल कर इस पर डलाता है तो अपने आप रंग बता देता है कि कैसा रंग है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या दर्शाता है, पीएच मानों को। तभी तो अम्ल और क्षारीय का पता चलेगा, तभी तो अम्ल और क्षार का पता चलेगा। चलिए बताइएगा 37 नंबर, सवाल नंबर 37 का जवाब दीजिएगा। पीएच 13 वाले विलयन का अर्थ क्या होता है। पीएच 13 वाले, पीएच 13 वाले, पीएच 13 दिख रहा है, ये क्या होती है, अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब क्षार, क्या होते हैं ये, क्षार होते हैं। तो बताइएगा अत्यधिक क्षारीय, यानी कि जो लास्ट वाले अत्यधिक क्षारीय और उससे पहले 7 तक जो आएंगे वो कम क्षारीय, क्या आएंगे, कम क्षारीय। और जो 0-1 के बीच में रहेंगे या 1 से 2 के बीच में रहेंगे तो वो सबसे अधिक अम्लीय। लेकिन जैसे ही आगे 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे तो कम अम्लीय। क्षार भी 7 की तरफ बढ़ेंगे तो कम क्षारीय, अम्ल भी 7 की तरफ बढ़ेंगे तो कम अम्लीय, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नंबर 38 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। पीएच 1 वाले विलयन का अर्थ है, पीएच 1 वाले विलयन का अर्थ क्या है, अभी तुरंत बताएं। सबसे अधिक अम्लीय क्या होता तो होती है, अत्यधिक अम्लीय। चलिए अगला सवाल का जवाब बताइए 39 नंबर सवाल। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहलाती है, जब एसिड और बेस दोनों मिलकर के लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण और जल का निर्माण करती है तो क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्फोटक, प्रकाशिक। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, उष्माक्षेपी। क्योंकि जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है दोनों मिलकर के
तो कुछ ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलते, कुछ ऊष्मा बाहर निकलते, इसलिए ऊष्माक्षेपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी। अगला सवाल का जवाब दीजिएगा, सवाल नंबर 40। पेंट में अम्लता अधिक होने पर दिया जाता है। जब पेट में यानी कि खाना, जब पेट में अम्लता अधिक हो जाती है, एसिडिटी अधिक बढ़ जाती है, तो क्या दिया जाता है, कौन सा गोली दिया जा सकता है? तो बताइए, पेट में जब अम्लता अधिक हो जाती है होने पर क्या कौन सा गोली दिया जाता है? एंटासिड। कौन सा गोली? एंटासिड दिया जाता है। कभी कभी बोला जाता है ना कि पेट दर्द दे रही है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कौन सा गोली खा ले, तो एंटासिड गोली खाया जाता है। एंटासिड एक गोली खाएंगे तो पेट दर्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि पेट दर्द दे रही है अम्ल के कारण, और उसको दूर करने के लिए हम छाड़ देते हैं। क्या देते हैं? छाड़ देते हैं, OH छाड़ देते हैं। आई छाड़ देने के कारण क्या हो जाती है, वो क्षारीय हो जाती है, अम्लता को कम कर देती है, इसलिए इसका नाम है एंटासिड। क्या नाम दिया जाता है? एंटासिड। सही जवाब है। सवाल नंबर 41 का जवाब दीजिए। 41 का जवाब दीजिए। दांतों में कीड़े लगने के कारण है, दांतों में कीड़े लगने के क्या कारण है? लार की अम्लता, क्षारीय होना, तटस्थ होना, कोई नहीं। दांतों में कीड़े क्यों लगते हैं? दांतों में कीड़े लगने का कारण होती है, क्या कारण होती है? जल्दी से इस सवाल का जवाब बताइए। लार में अम्लता बढ़ जाना, क्योंकि दांत जो होती है, आप सभी को पता है कि दांत जो होती है, दांत के ऊपर 2 परत होते हैं। कितने परत होते हैं? 2 परत होते हैं। ऊपरी परत कहलाते हैं इनामेल और आंतरिक परत कहलाती है डेंटाइन। क्या कहलाती है? डेंटाइन। इनामेल सफेद रंग की होती है, डेंटाइन हल्के पीले रंग की होती है। डेंटाइन हल्के पीले रंग की होती है, इनामेल सफेद रंग की होती है। जब कभी हमारे लार में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है, जब कभी हमारे लार में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है, हमारे लार में जब अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या होती है? इनामेल नष्ट हो जाती है, इनामेल नष्ट हो जाती है, जिस कारण से इनामेल नष्ट होने के कारण डेंटाइन धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? सड़ने लगते हैं। इसीलिए दांतों में कीड़ा लग जाती है, दांतों में कीड़े लग जाती है। तो दांतों में कीड़े लगने के कारण क्या होती है? लार में अम्लता का बढ़ना, लार में अम्लता का बढ़ना। पता चल गया होगा। जल्दी से बताइए, दांत के कितने भाग हैं? दांत के कितने भाग हैं? प्रकार नहीं पूछे हम, भाग पूछे। भाग बताइए, तुरंत बताइए। 2 भाग, कौन सा? इनामेल और डेंटाइन। इनामेल और डेंटाइन। इनामेल का रंग बताइए, सफेद। इनामेल का रंग सफेद। डेंटाइन का रंग कैसा होती है? हल्का पीला, हल्का पीला। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताइए, 42 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। बेकिंग सोडा का प्रयोग से चींटी का डंक, बेकिंग सोडा का जब प्रयोग करते हैं तो चींटी का डंक क्या होती है? चींटी का डंक क्या हो जाती है? बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं तो चींटी का डंक से क्या निकलती है? फॉर्मिक अम्ल। आप सभी को पता है, HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल निकलती है। और फॉर्मिक अम्ल निकलने के कारण ये अम्लता की मात्रा है, लेकिन इसको दूर करने के लिए हमें क्षार मिलाना पड़ेगा। और क्षार क्या मिलाएंगे? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जैसे ही मिलाएंगे तो चींटी ये अम्लता को नष्ट कर देंगी। चींटी जो अम्ल छोड़ा था हमारे शरीर में, उसको क्या कर देगी? कम कर देगी। किसके मिलाने से? बेकिंग सोडा मिलाएंगे। तो बेकिंग सोडा के प्रयोग से चींटी का डंक बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। धीरे धीरे कम हो जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। चींटी का डंक क्या होती है? खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। 43 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। अम्ल की विद्युत चालकता होती है क्या? कम होती है, अधिक होती है, अच्छी नहीं होती है, केवल ठोस में होती है? क्या होगी इस सवाल का जवाब? इस सवाल का जवाब होती है अच्छी होती है। कैसी होती है? अच्छी। क्योंकि अम्ल किसी जल में घुल करके क्या देती है? हाइड्रोजन आयन देती है। क्या देती है? हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। कैसी होती है? सबसे अधिक होती है। बिल्कुल सही जवाब हो गई। अगला बताइए, 44 नंबर सवाल बताइएगा। तो लिटमस का रंग तटस्थ विलयन समझते हैं? ये लग रहा है सवाल दोबारा रिपीट हुआ है। बताइए इस सवाल का जवाब। तटस्थ विलयन में लिटमस का रंग कैसा होता है? लिटमस का रंग एकदम से कैसा होता है? लाल, नीला, बैंगनी, कैसा दिख रहा है यहाँ पर? आप बताइए। पीला किस रंग का दिख रही है यहाँ पर? तटस्थ विलयन जानते हैं ना? तटस्थ विलयन अर्थात ये नमकीन लवण वाले विलयन बोला गया है। तो कैसा दिखेंगे ये तटस्थ विलयन कैसा दिखेंगे? बताइए। ये बैगनी रंग के दिखेंगे। कैसा दिखेंगे? बैगनी रंग के दिखेंगे। तो आंसर में क्या हो जाएगी? सी। अगला बताइएगा। फिनोप्थेलिन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? फिनोप्थेलिन का उपयोग रंगाई करने में करते हैं? नहीं, यही तो फिनोप्थेलिन है, अम्ल क्षार का पता लगाने में करते हैं। फिनोप्थेलिन में अम्ल जब घुलाते हैं, अम्ल में जब फिनोप्थेलिन जाती है
तो उसका कोई रंग नहीं बदलता है, कोई रंग नहीं बदलता है, लेकिन क्षार का रंग गुलाबी कर देता है। क्षार में यदि फिनोल्फथेलिन डालेंगे तो इसका रंग गुलाबी कर देगी। तो अम्ल और क्षार के पहचान में करते हैं, अम्ल और क्षार के पहचान में करते हैं। अगला सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नंबर 46। जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, वे कहलाते हैं। तो बताइए वे क्या कहलाएंगे? वे तो बेस ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बेस, अर्थात क्षार। क्या कहलाएंगे? क्षार। अगला सवाल का जवाब दीजिएगा कि 47 नंबर, कि जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वे कहलाते हैं। जल में घुल करके क्या दिया जा रहा है? हाइड्रोजन आयन। जरा देखिए तो हाइड्रोजन आयन है ना, वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अम्ल। अगला सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नंबर 48। सोडियम क्लोराइड किस प्रकार के लवण है? सोडियम क्लोराइड किस प्रकार के लवण है? ना तो अम्लीय है, ना तो क्षारीय है, ना तो जटिल है। ये कैसा? तटस्थ है। तटस्थ है क्योंकि इसका pH 1 7 है। कितना है? 7। बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताइएगा, सवाल नंबर 49। तटस्थीकरण में उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तटस्थीकरण में उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मा ऊर्जा। क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मा। क्योंकि तटस्थीकरण जब किया जाता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला सवाल का जवाब दीजिएगा 50 नंबर। 50 नंबर सवाल में बताइएगा कि अम्ल, क्षार और लवण का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? अम्ल, क्षार और लवण का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, भूगोल। तो आप जल्दी से बता दीजिएगा। इस सवाल का जवाब तो आप बता ही सकते हैं, तुरंत बता दीजिए। रसायन विज्ञान। क्या हो जाएगी? रसायन विज्ञान। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगी? रसायन विज्ञान। आई होप कि आप सभी को इस वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए, अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो, ताकि 10th में अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।